नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमर्स एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने आपको एक टेस्ट दिया था और उस टेस्ट का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे आज। तो ये टेस्ट था ज्योमेट्री से, क्योंकि इस पे कई सारे लेक्चर हम लोगों ने किए और सारे कॉन्सेप्ट जितने भी इस चैप्टर से कॉन्सेप्ट आ सकते थे, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से आपके यूपी, टीजीटी, पीजीटी या केवीएस किसी भी एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चन आ सकता था, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया था। तो आज उसी का जो हमने टेस्ट दिया था 25 क्वेश्चंस का, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें कि हमें अपने पेपर में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और कम से कम समय में सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहला हमारा मेन मकसद यही रहेगा कि आपको वो चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि हाँ, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ, हमें क्वेश्चन कर सकते हैं और क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना, समझना, पढ़ना और उसके आंसर देना। ये जो कॉन्फिडेंस है ये बहुत ज़रूरी है। यहीं से आप सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे और जिन चीज़ों में आप कमज़ोर रह जाते हैं उन पे वही चीज़ें आपको बाद में तकलीफ़ देती हैं। इसलिए किसी भी चीज़ में कोई भी कसर छोड़नी तो है ही नहीं। और इस टेस्ट में 25 क्वेश्चन, उम्मीद है सब लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा और सबके अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन सही भी होंगे। तो आज हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे और बिल्कुल एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से, इसके अलावा पीडीएफ तो आपको मिल ही गया होगा हमारे टेलीग्राम चैनल अमर्स एकेडमी पे। और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आता है, देखिए यहाँ से ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों पूछा गया था कि समीकरण 3x माइनस 4y बराबर 5 और 12x माइनस 16y बराबर 20 में हल होंगे। अब सामने आपको तीन डायग्राम दिख रहे होंगे, 1, 2, 3। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करते चलेंगे हल्का सा, लेकिन आपको पेपर में तो केवल आंसर देना है। जैसे आपको ये दो स्ट्रेट लाइन दिख रही होंगी, तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, तो इसका एक हल होगा, कहा जाएगा कि एक हल है। ठीक है, वन सॉल्यूशन। दो पैरेलल रेखाएं हैं, इसमें नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं मिलेगा। और दो कोलिनियर है, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्थित रेखाएं आपको दिख पा रही होंगी, तो इसमें अनंत हल मिलेंगे। कितने हल मिलेंगे? अनंत हल, मतलब दो से अधिक कह सकते हैं कि बहुत सारे हल मिलेंगे, दो से अधिक। अब ये जो इक्वेशन दिया है, इसके जो x और y और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट हैं उनका हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। जैसे 3/12 हो जाएगा x का रेशियो, x के कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा, 3/12, और y के कोफिशिएंट का रेशियो दोस्तों हो जाएगा -4/-16, और कांस्टेंट टर्म का रेशियो हो जाएगा 5/20। तो यहाँ से 1/4 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/4, चारों के चारों रेशियो सेम आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास थर्ड कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी? थर्ड। सो दो से ज़्यादा अधिक उभयनिष्ठ हल मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर लास्ट वाले दो इक्वल ना आते, अगर लास्ट वाले ये दो इक्वल ना आते, नॉट इक्वल होता और पहला और दूसरा इक्वल होता, तो नो सॉल्यूशन होता, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर दोस्तों पहला भी नॉट इक्वल आ जाता कि पहला दो रेशियो, मतलब x और y के कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो नॉट इक्वल आ जाए, तो हमारे पास ओनली वन सॉल्यूशन होगा। तो इसमें और भी जानकारियाँ आपको मिल गई साथ में। और हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, आपको डायग्राम भी साथ में मिल गया है। यहाँ पे पूछा गया था कि किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र ज्ञात करते हैं। मतलब कोई भी अगर हमारे पास ट्रेंगल दिया है तो उसके अंतःवृत्त का केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे। अंतःवृत्त होता क्या है? तो आपको सामने ट्रेंगल ABC दिख रहा है, इसके अंदर एक वृत्त है जो इनकी तीनों साइडों को टच कर रहा है। इस वृत्त को ही हम लोग अंतःवृत्त कहते हैं, इन सर्कल कहते हैं अंतःवृत्त। ठीक, और एक सर्कल ऐसा होता है जो इसके शीर्ष को टच करता है तीनों को, उसको बहिर्वृत्त बोला जाता है, सर्कम सर्कल बोला जाता है। अब इसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का हम अगर अर्धक करेंगे, एंगल बाइसेक्टर अगर ABC तीनों का खींचेंगे, तो होगा क्या कि ये तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर एक फिक्स पॉइंट से होकर पास होंगे, और उस पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं,
इन सेंटर का केंद्र, अंतःवृत्त का केंद्र या इन सेंटर बोलते हैं, क्योंकि फिर ये जो जहाँ जिस पॉइंट पे ये तीनों बाइसेक्टर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहाँ से अगर हम किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर खींच के और उतनी ही रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे तो तीनों साइड्स को टच करता हुआ पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी कोणों के अर्धकों से। कहाँ से मिलेगा? कोणों के अर्धकों से। वैसे इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको ये सब पता होगा, 100% पता होगा। आप लगा के अब तक क्वेश्चन नंबर 3 या 4 पे चल चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। यहाँ पे कहा गया है कि समीकरण x² + px + q = 0 के मूल 1 और 2 हों। तो दोस्तों इस समीकरण के मूलों का योगफल क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर बात करें तो ये होगा -p, क्योंकि -b/a होता है फार्मूला। a है 1 और b है p। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मूल हैं और यहाँ पे मूलों का योग क्या है? 1 + 2। तो 1 + 2 मतलब 3, तो p = आ जाएगा -3। इसी तरह से मूलों का गुणनफल दोस्तों q है, और q और यहाँ पे गुणनफल क्या मिलेगा? 1 × 2। तो दोस्तों q बराबर आ जाएगा 2। अब p और q इस सेकंड वाले इक्वेशन में रख देंगे अगर हम, तो 2x² - -3x + 1 = 0। ये हमें द्विघात समीकरण मिल गया। इसके हम लोग मूल निकाल लेते हैं, इसका फैक्टर कर लेंगे तो फटाफट हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2x कॉमन मिलेगा तो x + 1, 1 कॉमन लेंगे x + 1, तो x बराबर -1 और x बराबर -1/2, इसके 2 मूल मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके टीजीटी में। आपके प्रीवियस ईयर से ही सारा का सारा पेपर लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यदि m वक्र e⁻y 1 + x² से स्पर्श रेखा की प्रवणता हो, इसका आंसर आपने क्या दिया है? फटाफट कमेंट करिए एक बार। फटाफट कमेंट करके बताइए इसका आंसर आप लोगों ने क्या दिया है। कैसे करेंगे इसको ये भी आप बता सकते हैं। बताइए फटाफट। जब भी किसी रेखा की जब भी किसी कर्व पर हमें टेंजेंट की प्रवणता पता करनी होती है तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करते थे, याद है ना? तो अगर हम e⁻y = 1 + x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि dy/dx ही m होता है हमारे पास, क्योंकि हम ये जानते हैं इसका जो अवकलन होगा वो क्या होगा? m। तो e⁻y का डिफ्रेंशिएशन होगा e⁻y और dy/dx = यहाँ पे हो जाएगा 2x। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये dy/dx = 2x/e⁻y। और दोस्तों e⁻y की वैल्यू 1 + x², मतलब x के टर्म में हम लिख लेंगे तो dy/dx = हो जाएगा 2x/1 + x²। अब ये dy/dx ही क्या है? प्रवणता है। तो यहाँ से हमें दोस्तों मिलेगा m बराबर 2x/1 + x²। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा mx² + m बराबर 2x। तो दोस्तों mx² - 2x + m बराबर 0। ये हमें क्वाड्रेटिक मिल गई। अब यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक को रियल होना पड़ेगा, मतलब इसके मूल जो होंगे x की वैल्यू क्या होगी? m के फॉर्म में आएगी। तो इसको क्या होना होगा? रियल होना पड़ेगा। तो इसके लिए वास्तविक मानों के लिए क्या होता है? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² - 4ac > 0। b दोस्तों क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा -4। a क्या है हमारे पास? a है m और c है m, तो दोनों m × m हो जाएंगे > 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4 > 4m²। तो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हमें मिलेगा m² < 1। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा < ±1।
या मॉड ऑफ m लेस देन 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मॉड ऑफ m इक्वल टू लेस देन 1। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी अच्छा डी, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू दोनों हो जाएंगे, वास्तविक के लिए है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ तक क्वेश्चन ये खींच ले गया है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको करना है, क्योंकि पेपर में तो आपको अच्छे से अच्छा स्कोर देना होगा, तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया हुआ है, पूछा गया है कि दिए गए वक्र का अभिलंब x अक्ष के समांतर होगा। अब एक कर्व दिया है, अगर इसका हम लोग अभिलंब खींचे, स्पर्श रेखा के लंबवत होता है अभिलंब, ये अगर हमारे पास कोई टेंजेंट है तो इसका अभिलंब ये होगा, और क्या है, ये x अक्ष के पैरेलल है, समांतर है, तो dy/dx क्या होगा इस कंडीशन में? पैरेलल है तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या है? 0। टेन थीटा की वैल्यू क्या है? 0, और थीटा ही हमारे पास m होता है, तो m बराबर है 0। m ही को हम लोग dy/dx कहते हैं, तो dy/dx इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए फटाफट। दिया हुआ मूल बिंदु से रेखा 3x + 4y + 1 = 0 की लंबवत दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है c/√a² + b²। मूल बिंदु से बात कर रहे हैं, तो c क्या है हमारे पास? 1 है, अपॉन √a² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 1/9 + 16, तो 1/25, तो 1/5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप उम्मीद है आपका आंसर सही आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या दिया हुआ है कि 154 वर्ग इकाई के क्षेत्रफल वाले एक वृत्त का व्यास और रेखाएं इतनी इतनी है, इस वृत्त का समीकरण क्या होगा? तो दो व्यास दिए हैं जिनका समीकरण अलग अलग दिया हुआ है। एक समीकरण है 2x - 3y = 5, और दूसरा समीकरण है 3x - 4y = 7। साथ में ही इसका एरिया दिया हुआ है 154। एरिया का अगर फॉर्मूला हम लगाते हैं 2πr², सॉरी πr², 154, तो यहाँ से r² बराबर आएगा 154/22 और गुणे में 7, तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 2 सत्ते 14। तो दोस्तों r बराबर आ गया 7, रेडियस क्या आ गई इसकी? 7। अब चारों ऑप्शन में आप रेडियस निकाल के चेक भी कर सकते हैं कि इस ऑप्शन की रेडियस 7 है। रेडियस का फार्मूला पता है आपको? √g² + f² - c। बहुत जल्दी निकाल के रख सकते हैं। यहाँ पे g1 f1 और c क्या है? 62, तो आएगा नहीं, क्योंकि अंडर रूट में माइनस का आ जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। ओ सॉरी नहीं, इसको अगर हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे सब माइनस के हो जाएंगे। तो रेडियस हमें क्या लाना है? 7। तो किसका रेडियस 7 आएगा? तो पहले वाले का तो आ नहीं रहा शायद, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और -62, ये नहीं आएगा। सेकंड का चेक करते हैं। इसमें g की वैल्यू 1 प्लस f की वैल्यू 1 और माइनस माइनस प्लस 47, हाँ, और 47 2 49, इसका रेडियस आ रहा है 7। क्या आ रहा है? 7। तो ऑप्शन नंबर बी का रेडियस 7 है, तो ऑप्शन नंबर सी का भी रेडियस 7 है। अब कहानी यहाँ से मुड़ गई, थोड़ा सा आप क्वेश्चन लेंदी होगा, क्योंकि अब हमें इसका सेंटर भी निकालना पड़ेगा। अब इस वृत्त का जो सेंटर होगा वो इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। जो भी दो डायमीटर दिए हैं इनका प्रतिच्छेद बिंदु, तो दोनों रेखाएं हमारे पास दी हैं 2x - 3y = 5, 3x - 4y = 7। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 2 जा 6x माइनस 3 3 का 9y, 5 3 15, 2 3 जा 6x माइनस 4 दूनी 8y, ये 14 हो जाएगा। माइनस कर देंगे तो 6 6 कैंसिल, यहाँ पे होगा माइनस का y = प्लस का 1, तो y = -1। मतलब जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है f, वो क्या आएगा? -1 आएगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट ऑप्शन नंबर बी में -1 है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में।
अब आप लोगों का भी आंसर सेम आना चाहिए। अब साथ ही हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो फटाफट सॉल्व भी करते रहिए, क्योंकि ये जो तैयारी आपकी हो रही है बहुत ही फ़ायदा देने वाली है, आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाली है। तो g कॉमा एफ होता है तो f जो हमारे पास यहाँ -1 मिलेगा, ठीक है, g है +1। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो निकाल भी सकते हो, दूसरा +1 आएगा, क्योंकि एक -1 है तो x की वैल्यू +1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फटाफट। यहाँ पे कहा गया है कि रेखा 3x + y बराबर 9 बिंदु 1,3 2,7 को जोड़ने वाली रेखा को जिस अनुपात में विभाजित करती है वह है। तो एक लाइन है हमारे पास, इसका समीकरण है 3x + y बराबर 9, और किस किस बिंदुओं को जोड़ रही है, तो 1,3 और एक लाइन है 2,7। तो ये जो लाइन है हमारे पास, इसको किस अनुपात में डिवाइड कर रही है, ये वाली लाइन, बीच वाली लाइन, ये हमें पता करना है, ये रेशियो पता करना है कि किस रेशियो में ये लाइन डिवाइड कर रही है यहाँ पर। तो ये वाला अगर हमें पॉइंट पता चल जाता है, ठीक है, तो हम उसका फॉर्मूला लगा के डिवीजन वाला, डिवाइडेड वाला फार्मूला लगा के अपना पॉइंट निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो यही काम हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि लाइन के बारे में। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग इस टाइप यहाँ पे इसको मान लेंगे k और इसको मान लेंगे 1, मतलब k रेशियो 1 मान लिया। लेट सपोज k रेशियो 1, मतलब k अनुपात 1 में डिवाइड कर रहा है इसको। तो अब अगर हम डिवीज़न फार्मूला लगाते हैं तो कैपिटल X बराबर होता है 1 × 1, 1 × 1 प्लस k × 2 अपॉन m1 + m2। तो 1 + m फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो और y क्या हो जाएगा दोस्तों, y हो जाएगा 1 × 3, 3 प्लस k × 7, 7k अपॉन 1 + m। x और y की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू जो होंगे दोस्तों, ये इस पॉइंट पर हैं, क्योंकि इस पॉइंट का निर्देशांक निकला है इस पॉइंट का, और ये पॉइंट इस लाइन पे है, 3x + y बराबर 9 लाइन पे है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर x बराबर यहाँ पे है 2x + 1 अपॉन k, ये k होगा दोस्तों, k m नहीं k, और y है 3 + 7, 3 + 7k, x लिख दिया सॉरी, उसके लिए k होगा। और ये दोनों इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, 7k + 3 अपॉन 1 + k। अब रख देते हैं इस लाइन में 3x + y बराबर 9, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 × x की वैल्यू है 2k + 1 अपॉन, नीचे भी k + 1 होगा, k + 1 और प्लस y की वैल्यू 7k + 3 1 + k बराबर 9। अब k एलसीएम मिल जाएगा, x बार बार लिख जाता है, 1 + k + 1 एलसीएम मिल जाएगा, और ऊपर सेम वैल्यू हैं तो जुड़ जाएंगी जो भी होगा। तो 3 × 2 = 6k + 3 + 7k + 3 = 9। तो 6 6 12 13k और प्लस 3 3 6 = 9k + 9। तो k एक साइड में कर लेंगे, 13k - 9k = 9 - 6, 13 में से 9 गया, 4k बराबर 3। तो k = 3/4, मतलब 3:4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंतरिक रूप से 3:4 में विभाजित करता है, ठीक। माइनस में अगर कोई आता तो बाह्य एक्सटर्नली हो जाता है, ठीक है। प्लस में आया है तो इंटरनली। अच्छा, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था पिछले क्वेश्चन को लेकर, देख लेते हैं एक बार पिछला क्वेश्चन क्या है, दिक्कत थी उसमें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में
अच्छा, पहले भी किसी क्वेश्चन का डाउट आ रहा था, पहले इसका डाउट क्लियर करते हैं हम लोग। तो आप लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं। हाँ, तो बात आपकी भी सही है, क्योंकि यहाँ पे जो होगा वो साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि जो फॉर्मूला हमारे पास होता है दोस्तों, जनरल इक्वेशन सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर ज़ीरो। यहाँ से माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है इसका सेंटर, माइनस पहले से ही होता है, इसलिए जब बाहर से हम कोई वैल्यू रखते हैं तो वो माइनस में कंसीडर कर लेते हैं, और माइनस वाली वैल्यू जाएगी तो प्लस इक्वेशन में दिखेगा, प्लस वाली वैल्यू जाएगी तो माइनस दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाई जो एफ है वो माइनस है, -1 है। ठीक है, तो जब f -1 रखेंगे तो माइनस का f मिल के +1 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस ही रहेगा क्योंकि g की वैल्यू +1 आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, पिछले क्वेश्चन में क्या था, टेंजेंट को लेकर कुछ दोस्तों को अच्छा समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे टेंजेंट वो पूछा गया था अभिलंब, तो अभिलंब की प्रवणता दोस्तों इसकी इन्वर्स होती है, तो dx/dy हो जाता है। बस इतना सा कन्फ्यूजन था आपको, यहाँ से आप क्वेश्चन गलत करके आ सकते थे, और क्वेश्चन पेपर में इस टाइप की गलतियाँ आपसे भी होती हैं, तो इसलिए अब यहाँ से सीखिए और गलतियों को दोहराइएगा मत, क्योंकि dx/dy यहाँ पे नॉर्मल के लिए पूछा गया था। नॉर्मल टेंजेंट की इन्वर्स होता है, कि जैसे dy/dx टेंजेंट के लिए पूछा गया होता तो ऑप्शन नंबर ए सही था, नॉर्मल के लिए पूछा है तो dx/dy सही होगा, = 0 रहेगा, दोनों में 0 ही। अगला हमारा क्वेश्चन 9। हाँ, यहाँ पे देखिए सिंपल है, इसमें e की वैल्यू >1 है, e की वैल्यू = 1 है, e की वैल्यू <1 है, तो क्या होगा। >1 के लिए दोस्तों होता है अतिपरवलय, क्या होता है, इलिप्स, अतिपरवलय, वो सॉरी हाइपरबोला होगा, अतिपरवलय को हाइपरबोला बोलते हैं। e इज ग्रेटर देन के लिए हाइपरबोला, e = 1 के लिए पैराबोला, और e <1 के लिए एलिप्स। तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन क्या होगा आपके पास, e इज ग्रेटर देन 1 है तो समीकरण 1/r = 1 प्लस e cos थीटा को कहा जाएगा अतिपरवलय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आपको याद होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको एक समीकरण दिया हुआ है y = mx + c, एक और लाइन का ही इक्वेशन दिया है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। एक ही रेखा को निरूपित करते हैं, तो एक ही रेखा को निरूपित करते हैं तो दोनों एक जैसे ही बना लेते हैं हम। तो x cos अल्फा को भी हम लोग क्या करेंगे, y = mx + c के रूप में चेंज कर लेंगे। तो y sin अल्फा क्या हो जाएगा, -x cos अल्फा प्लस p। तो यहाँ से केवल y sin से डिवाइड कर देंगे, तो -cos अल्फा अपॉन sin अल्फा x प्लस p अपॉन cos अल्फा। तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा -cot अल्फा प्लस p cos 1/cos क्या होगा, sec p sec अल्फा। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। जैसे y = mx + c में m की जगह क्या आया है, cot अल्फा, तो m बराबर क्या है हमारे पास, -cot अल्फा, और c की जगह पे क्या आया है दोस्तों, sec अल्फा, क्या आया है, p sec अल्फा। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो c² बराबर हो जाएगा p² sec स्क्वायर अल्फा। तो c² यहाँ से हो जाएगा दोस्तों p² sec² अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 + cot² अल्फा sec² थीटा, ओ सॉरी एक सेकेंड, कॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे है cot अल्फा, तो cot के टर्म में ही इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। sec² अल्फा माइनस tan² अल्फा, तो बताइए क्या होगा कन्वर्ट होके,
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, और टेन स्क्वायर अल्फ़ा का 1 अपॉन में होता है सेक स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, अब यहीं से हम लोग यहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा एक सेकंड। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये साइन अल्फ़ा आएगा पी अपॉन साइन अल्फ़ा, इतनी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। तो P अपॉन साइन अल्फ़ा यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि साइन से डिवाइड किया गया था तो साइन अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा कॉसेक अल्फ़ा, P कॉसेक अल्फ़ा। P कॉसेक अल्फ़ा। ठीक है दोस्तों, तो C बराबर हो जाएगा P कॉसेक अल्फ़ा। C बराबर P कॉसेक, स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा। अब कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा दोस्तों होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। अब कॉट स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या है, -m। तो C स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, माइनस रखेंगे प्लस हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर, तो C की वैल्यू आ जाएगी P अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ये TGT 2009 का आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था विद कॉन्सेप्ट के। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक जो हमने फार्मूला कई बार बताया है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, उसी का ये डिटरमिनेंट फॉर्म है ABCHFG। इसी तरह हमने कई बार पहले वाले वीडियो में भी आपको बताए थे, या आपको पता होना चाहिए था। कहा गया है कि समांतर रेखाओं के लिए प्रतिबंध क्या होगा। सबसे पहला प्रतिबंध डेल्टा बराबर 0 होता है, ये रेखाओं के लिए होता है कि अगर डेल्टा 0 है तो रेखाओं को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद समांतर रेखाएं अगर लेनी है तो एच स्क्वायर बराबर AB होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि अगर डेल्टा बराबर 0 है और एच स्क्वायर बराबर AB है तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अगर A प्लस बी बराबर 0 है तो रेखाएं कैसी होंगी, लंबवत होंगी। अब अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आता है तब एच स्क्वायर बराबर AB माइनस AB की वैल्यू अलग अलग होगी, कब परवलय होगा, अधिपरवलय होगा या पैराबोला होगा, ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे पूछा गया था कि यदि 1 अपॉन AA डैश प्लस 1 अपॉन BB डैश बराबर 0 हो तब रेखा x बटे A प्लस y बटे B बराबर 1 और x बटे A डैश प्लस y बटे B डैश बराबर होंगे। तो सबसे पहले जो कंडीशन दिया है इसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे कि 1 अपॉन AA डैश 1 अपॉन BB डैश बराबर क्या दिया है, 0। इसका अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो यह आएगा BB डैश प्लस AA डैश, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे AA डैश इंटू BB डैश, एलसीएम लेके इसको बराबर 0, ये मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा BB डैश इक्वल टू माइनस A डैश। अगर हम A उठा के लेफ्ट साइड में लाएं तो B अपॉन A हो जाएगा और ये हो जाएगा B डैश अपॉन A डैश इक्वल टू बचेगा यहाँ -1। अब ध्यान से देखिए B अपॉन A और B डैश अपॉन A डैश, ये B अपॉन A पहले वाली लाइन की प्रवणता है। यहाँ से अगर हम इसकी प्रवणता निकालेंगे M बराबर हो जाएगा -B बाई A। यहाँ से दूसरी लाइन की प्रवणता निकालेंगे तो B डैश अपॉन A डैश, मतलब एक प्रवणता M1 है एक M2 है। तो कह सकते हैं यहाँ से कि M1 गुणे M2 बराबर क्या आया है हमारे पास, -1 आया है। तो ये कब होता है, जब रेखाएं कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि
समीकरण रिप्रेजेंट करता है। ये इतना लंबा चौड़ा समीकरण दिया है और पूछा गया है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताइए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए हमारे पेपर में आए हुए हैं, तो इनके आंसर को भी याद रखना चाहिए। जब आप इसको सब कुछ सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का यही तरीका है कि इसको स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस अंडर रूट तो आएगा नहीं, फिर x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और +2 अंडर रूट में दोनों चीज़ें आएंगी बड़ी बड़ी और बराबर में 4 चौके 16 आएगा। ठीक है, और इस तरह से करते करते आप जब सॉल्व करेंगे आखिरी में तो पता चलेगा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग पूरा और उसके बाद इसके आंसर को कर लेंगे याद। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्ज़ाम्स में, पूरा से पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आंसर आ जाएगा आपका बहुत ही आसानी से। अब एक बार स्क्वायर करके इसको सब एक साइड में कर लीजिएगा, आसानी से कर सकते हैं आप लोग। नहीं आएगा तो आप बताइएगा, मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष B के निर्देशांक, अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं तो यहाँ पे शीर्ष B का निर्देशांक जो है 0,0 है, तो ये है इसका B शीर्ष। उसके बाद कह रहा है AB 2 है, AB कोई लाइन है यहाँ पे, ये क्या है 2 है, ये A है, ये B है, ये 2 हो गया। कोण ABC, ये है ABC, ये कह रहा है π/3 मतलब 60 डिग्री है। भुजा BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,0 है, जो BC बनेगा ये BC, ये इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है दोस्तों ये 2,0 है। मतलब कह सकते हो कि जो BA है वो BC B और मध्य बिंदु का मान लो O BO के बराबर है, ठीक है। ये D मान लो AD हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक D, और ये माध्यिका की लंबाई पूछी गई, AD की लंबाई पता करनी है। क्या पता करना है? AD की लंबाई, माध्यिका की लंबाई, त्रिभुज के माध्यिका की लंबाई। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली थी कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था माध्यिका की लंबाई, लेकिन ऑप्शन क्या दिया हुआ है? किसी चीज़ का कोऑर्डिनेट। TGT 2013 में ये गलत क्वेश्चन आया था। अब इस पर अगर आपने 2 मिनट भी वेस्ट किया है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन देख के तब सॉल्व करना चाहिए था। त्रिभुज के माध्यिका क्या होगी? माध्यिका की लंबाई पूछा है, लेकिन ऑप्शन तो कोऑर्डिनेट दिए हैं, किस चीज़ के कोऑर्डिनेट दिए हैं पता नहीं है, तो ये ऑप्शन का आंसर स्टार हो जाएगा, मतलब कोई नहीं है। फिलहाल अगर आप माध्यिका की लंबाई निकालना ही चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन और आसान तरीका क्या है आपके लिए, देखिए ध्यान से। यहाँ पे कोण B दिया है 60 डिग्री, और ये लाइन 2 है, और इसका जो BD है ये भी 2 है, क्योंकि 2,0 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2। अब क्वेश्चन क्या है? 60 है, ये कोण क्या है? B 60 है, और इसके 2 संगत भुजाएं भी सेम हैं, तो वो समान भुजाओं के जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये कोण भी आपस में बराबर होगा। अगर ये 60 है तो जाहिर सी बात है ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें होती हैं 2, तो ये जो साइड बची इसकी लंबाई क्या होगी? 2 होगी। तो माध्यिका की लंबाई क्या आ गई? 2। तो यहाँ पे आंसर तो बता दिया, बट इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पूछा गया है वह शर्त क्या होगी जब समीकरण a-x² + b' + c बराबर 0 तथा ax² + bx + c बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ हो। मान लेते हैं एक मूल उभयनिष्ठ है, वो अल्फ़ा है। तो पहला समीकरण हो जाएगा a' α² + b' α + c' = 0। दूसरा समीकरण हो जाएगा a α² + b α + c बराबर 0। इसके और भी तरीके हैं, कई लोग शॉर्टकट बताते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन आसान तरीका यही है। अगर आप वो भूल जाते हैं तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। वज्र गुणन विधि लगानी है कि इसमें,
वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर का क्या आ जाएगा, बी डैश सी माइनस बी सी डैश बराबर में अल्फा अपॉन आएगा ए डैश सी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ए डैश सी और माइनस ए सी डैश बराबर 1 अपॉन ए डैश बी माइनस बी डैश ए। अब यहाँ से पहले और सेकंड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या दिया हुआ है, बी डैश सी माइनस बी सी डैश बराबर अल्फ़ा अपॉन ए डैश सी माइनस ए सी डैश। तो यहाँ से एक अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा बी डैश सी माइनस बी सी डैश अपॉन ए डैश सी माइनस ए सी डैश। सेम इसी प्रकार दूसरे और तीसरे का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आएगी ए डैश सी माइनस ए सी डैश अपॉन ए डैश बी माइनस बी डैश ए। दो जगह से हमें अल्फ़ा प्राप्त हुआ है, दोनों के अल्फ़ा इक्वल कर देंगे तो हमें मिलेगा बी डैश सी माइनस बी सी डैश अपॉन ए डैश सी माइनस ए सी डैश बराबर ए डैश सी माइनस ए सी डैश अपॉन में ए डैश बी माइनस बी डैश ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए डैश सी ए सी डैश, ऊपर भी ए डैश सी ए सी डैश, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा ए डैश सी माइनस ए सी डैश का होल स्क्वायर बराबर बाकी दो चीज़ों का गुणा होगा बी डैश सी माइनस बी सी डैश इंटू ए डैश बी माइनस बी डैश ए। बस यहाँ से आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे बेहतरीन तरीका, आसान तरीका। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, इसको देखिए। अब पूछा गया है यह समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 0 द्वारा प्रदर्शित रेखाएं परस्पर लंबवत हों, इसके लिए कंडीशन बताई थी a प्लस बी बराबर 0। a है दोस्तों ए एक्स स्क्वायर होता है तो 3, b है बी वाई स्क्वायर होता है तो b की जगह पर k लिखा हुआ है बराबर में 0 तो k की वैल्यू -3, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ध्यान से देखिए, यदि एक त्रिभुज का शीर्ष 1,1 और इस शीर्ष से जाने वाले दो भुजाओं के मध्य बिंदु -1,2 तथा 3,2 हैं तो त्रिभुज के केंद्रक क्या है। मतलब एक पॉइंट है यहाँ पे 1,1 और इसका एक मध्य बिंदु मिलेगा -1,2, मतलब यहाँ पे -1,2। चलिए कोई बात नहीं, कैसे भी बना लेते हैं। एक ये त्रिभुज बन रहा है इस शीर्ष से और इस शीर्ष से जो दो भुजाएं जा रही हैं उसके निर्देशांक अलग अलग दिया है, -1,2 दिया है और एक दिया है 3,2। अब इसका पूछा गया है केंद्रक क्या है, तो त्रिभुज का केंद्रक बताना है। केंद्रक बताओ इसका, फटाफट ऑप्शन कमेंट करके बताइए क्या होगा केंद्रक। इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए क्या होगा। तो बहुत ही आसान सी चीज़ आपके सामने लिखी हुई है। अब देखिए, जैसे मध्य बिंदु दिया है तो ये वाला कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, मध्य बिंदु की दूरी वाला सूत्र। ये मान ले x और y तो हो जाएगा 1 + x बटे 2 बराबर -1, तो यहाँ से x बराबर -2 -1 -3 आ जाएगा। इसी तरह से 1 + y बटे में 2 मध्य बिंदु वाला सूत्र लग रहा है =2, तो y = आ जाएगा यहाँ से 3, तो -3,3 ये पॉइंट मिल गया। इसी तरह इस टाइप का इधर का भी निकाल सकते हैं। अगर ये x और y मान लें तो x + 1 बटे 2, x + 1 बटे 2 बराबर 3, तो 3 2 जा 6 -1 x बराबर 5 आएगा। ठीक इसी प्रकार 1 + y और बटे 2 बराबर ये 2 है तो 2 2 जा 4 -1 3 आएगा, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट 3। अब इसका केंद्रक निकाल सकते हैं x1 + x2 + x3 बटे 3, यही फार्मूला होता है केंद्रक का। y1 + y2 GIC में आया हुआ क्वेश्चन है,
अपॉन 3, तो सब 1 प्लस -3 प्लस 5 तो हो जाएगा 5 और 6 3, 3/3 मतलब 1। तो ऑप्शन नंबर बी में ही है। तो दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3। तो y1 है 1, y2 है 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7/3 क्या आ जाएगा 7/3। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था आपको बस। क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन गिवन x² - y² - 2y। पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपैरिजन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ax² प्लस by² प्लस 2hxy, अरे सॉरी, प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो दोस्तों a क्या है यहाँ पे 1 है, b क्या है -1 है, h क्या है h 0 है क्योंकि है ही नहीं, और उसके बाद क्या बचा g, x का कोऑर्डिनेट नहीं है तो g भी 0 हो गया, f हो जाएगा -1 और c हो जाएगा -1। फार्मूला क्या होता है 2√h² - ab अपॉन a प्लस बी। एंगल का सूत्र ये होता है h² - ab अपॉन ab। तो 2√h मतलब 0, a और b इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, अपॉन में a प्लस बी 0 आ जाएगा, तो इनफाइनाइट आ रहा है 1/0। तो π/2 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री पे अनंत आता है, इनफाइनाइट आता है। तो बस हो गया, हमें कुछ करना नहीं था इसमें। ऑप्शन फार्मूला लगाओ, क्वेश्चन का आंसर निकालो, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एक सचल मतलब एक वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है जिसका जो चल रही है, ठीक है, x/a। अब ये जो रूप होता है दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं अंतःखंड रूप। तो x/a मतलब x कोऑर्डिनेट पे ये a डिस्टेंस पे कट कर रहा है, y/b मतलब y कोऑर्डिनेट पे y अक्ष पे ये b डिस्टेंस कट कर रहा है। तभी इस रेखा का जो समीकरण बनके तैयार हुआ है वो ये तैयार हुआ है। इसको हम लोग अंतःखंड रूप भी कहते हैं, आगे चल के इस बात की और ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार है कि a प्लस बी बराबर 10। तब सरलरेखा के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ जो कि अक्षों के अंतः खंडित करता है, ठीक है। तो मध्य बिंदु ये होंगे। अच्छा, ये अगर डिस्टेंस a है पूरी, तो ये जहाँ पे इसको कट कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा a,0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,b। तो मध्य बिंदु अगर h,k है तो h,k के निर्देशांक h बराबर हो जाएंगे 0 प्लस a/2 और k हो जाएगा 0 प्लस b/2। तो h बराबर आया a/2 और k बराबर आ गया b/2। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 2h और b की वैल्यू हो जाएगी 2k। अब सवाल में दिया है कि a प्लस बी बराबर 10, मतलब 2h प्लस 2k बराबर 10। तो यहाँ से h प्लस k बराबर क्या आ जाएगा 5, मतलब x प्लस y बराबर क्या मिलेगा 5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया था कि बिंदु -2,-5 दो बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। A बिंदु है दोस्तों -3,5 और B बिंदु है हमारे पास 4,-9। ये दो एक स्ट्रेट लाइन है और एक बीच में पॉइंट है 2,-5। अब ये इसको m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक। तो हमें बताना है m1 m2 क्या होगा। तो फार्मूला क्या है m2 गुणे -3 तो -3m2 हो जाएगा, प्लस m1 इंटू 4 तो 4m1 हो जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2। और ये पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है 2 बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं -3m2 प्लस 4m1 बराबर 2m1 प्लस 2m2। तो m2 एक तरफ कर लेते हैं तो 4m1 -2m1 हो जाएगा और
राइट साइड में 2m2 प्लस 3m2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2m1 बचेगा और यहाँ पे 5m2 बचेगा। तो रेशियो आ जाएगा m1/m2 का 5/2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे सामने, जिसको हमने हल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कहा गया, एक सरल रेखा जो अक्षों पर ए बी अंतःखंड काटती है, अक्षों के कटे अंतःखंडों के व्युत्क्रम से बनी सरल रेखा का समीकरण। तो अंतःखंड रूप तो हमारे पास ये होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। कह रहा अब जो अंतःखंड है उसका व्युत्क्रम कर दो, मतलब ए का कर दो 1/a और y का कर दो 1/b। तो अब ये क्या बनेगा, a ऊपर चला जाएगा, b ऊपर चला जाएगा, तो ax प्लस by बराबर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है आपके टेस्ट में। इसी तरह का क्वेश्चन आपको सब प्रीवियस ईयर हैं, तो आने वाले भी ईयर में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखिएगा। दिया है यह समीकरण a1 माइनस ए टू एक्स प्लस b1 माइनस b2 y प्लस c बराबर 0 बिंदु a1 b1 तथा a2 b2 से समदूरस्थ इक्वी डिस्टेंस हैं, तो बिंदु के बिंदुपथ हों, ठीक है। तो c का मान क्या होगा, तो एक पॉइंट है a1, एक पॉइंट b1 और एक पॉइंट है a2 b2। अब इस दोनों पॉइंट की एक रेखा है हमारे पास a1 माइनस a2x प्लस b1 माइनस b2y प्लस c बराबर 0 से समान दूरी पर है। तो अगर a1 b1 से इसकी डिस्टेंस हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a1 माइनस a2, x की जगह पे क्या रख देंगे a1 प्लस ब्रैकेट b1 माइनस b2 और y की जगह पे b1 अपॉन में अंडर रूट आएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला किसी भी पॉइंट से। सेम इसी टाइप से a2 b2 से जो डिस्टेंस होगी तो x और y की जगह पे a2 b2 पुट कर देंगे। अरे फॉर्मूला नहीं पता तुम लोगों को, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है डिस्टेंस का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, या कोई भी दूरी हो समदूरस्थ हम मान लेते हैं। और ये इधर हो जाएगा हमारे पास a1 माइनस a2 इंटू a2 प्लस b1 माइनस b2 और b2 प्लस c, और बटे में वही चीज़ आएगी सेम। तो अंडर रूट वाली चीज़ें बटे में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये दोनों क्या है प्लस c, ठीक, इधर भी प्लस c रहेगा और राइट साइड में भी प्लस c रहेगा। तो ऊपर अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसको तो ये जाएगा a1 स्क्वायर माइनस a2a1 प्लस b1 स्क्वायर माइनस b2b1 प्लस c, या बराबर c कर लेते हैं कांस्टेंट, ठीक, c के बराबर मान लेते हैं, जो डिस्टेंस है वो c है। सेकंड को भी ऐसे करेंगे तो a1 a2 माइनस a2 स्क्वायर प्लस b1 b2 माइनस b2 स्क्वायर बराबर c। दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वल है सेम, तो ऐड करने पर a1 a2 प्लस का a1 a2 कट जाएगा, b1 b2 प्लस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा एक सेकेंड, यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बचेगा ऊपर में, और नीचे बचेगा माइनस a2 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर 2c, ठीक है। तो a2 स्क्वायर माइनस प्लस, हाँ, तो c बराबर आ जाएगा 1/2। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा इसका, वही मिल रहा है इस टाइप का, 2 प्लस के 1 माइनस का, तो आगे आप करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका आंसर लगाओ आगे बढ़ो। ऑप्शन नंबर डी देखो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, इसी टाइप का हमें आंसर भी मिल रहा था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। यहाँ पे दिया एक रेखा निर्देशांक अक्षों
पर ए तथा बी इस प्रकार मिलती है कि त्रिभुज ओ ए बी का केंद्रक सेंट्रॉइड 1,2 प्राप्त होता है, तो अतः रेखा ए बी का समीकरण क्या होगा। तो एक रेखा है, इसका निर्देशांक यहाँ पे a, 0, ये है 0, b और मूल बिंदु 0, 0 और केंद्रक है इसका 1, 2। अगर हम केंद्रक लगाएं फॉर्मूले में तो 0 + 0 + a बटे 3 बराबर ये है 1, तो a बराबर आ गया हमारे पास 3। इसी टाइप से दूसरे में फार्मूला लगाएं कि b + 0 + 0 बटे 3 बराबर 2, तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से 6। फार्मूला स्ट्रेट लाइन का होता है x/a + y/b बराबर 1, तो x/3 + y/6 बराबर 1, तो 6x बस हो गया। 6 एलसीएम ले लेते हैं तो 2x + y बराबर 1, तो 2x + y बराबर 6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। यहाँ पे किसी समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण के अंतः बिंदु क्रमशः 3, 4 अंत बिंदु है, मतलब एक समांतर चतुर्भुज है हमारे पास, फिर उसका जो एक विकर्ण है इसके लास्ट के पॉइंट दिए हैं 3, -4 और एक है -6, 5। फिर दूसरा जो विकर्ण है दोस्तों, इसका एक तरफ का पॉइंट दिया है -2, 1 और दूसरी तरफ का पॉइंट x, y हमें निकालना है। कह रहा है ये दूसरे विकर्ण का एक अंत बिंदु -2, 1 हो तो दूसरा अंत बिंदु क्या होगा। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसके दोनों विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, सेम डिस्टेंस पे काटते हैं। ये डिस्टेंस या मध्य बिंदु पे काटते हैं, ये कह सकते हो। ये डिस्टेंस ये इसके बराबर होगी। तो अगर हमें ये पॉइंट मिल जाए इसका मिड पॉइंट, तो हम मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा के x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले जो विकर्ण हमारे पास देखो ध्यान से, A, B, C, D, विकर्ण BD का मध्य बिंदु जो होगा, BD का मध्य बिंदु वही BC AC का भी मध्य बिंदु होगा, सेम होगा। तो BD का निकाल सकते हैं 3 - 6/2, तो यह आ जाएगा -3/2 और -4 + 5/2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो एक पॉइंट हो गया -3/2 और एक हो गया 1/2 मध्य बिंदु। तो अगर AC की बात करते हैं, AC का मध्य बिंदु वो सेम होगा, लेकिन मध्य बिंदु का जब फार्मूला लगाएंगे तो -2 + x/2, ये किसके बराबर होगा, ये -3/2 के बराबर होगा। 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू -3 + 2 और x बराबर -1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बाकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने आप लगाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि समीकरण ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 परवलय को प्रदर्शित करेगा यदि AB बराबर h² हो। AB बराबर h² हो। सबसे पहली कंडीशन तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, फिर AB बराबर क्या होना चाहिए, h²। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को। A + B बराबर 0 बताया जब सरल रेखाओं को रिप्रेजेंट करे और दोनों क्या हों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देख ही सकते हैं कि जो हमारे नॉर्मल 20 क्वेश्चन होते थे उनमें 1 घंटे से ज़्यादा समय लगता था, और आज जो हमने कॉन्सेप्ट सब समझ चुके हैं, उसके बाद जब हम 25 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर ही सॉल्व कर लिए हैं। अब आपको इसमें से कम 40 मिनट ऐसे थे जो आपको समझाने में निकल गए, 40 मिनट पूरे क्वेश्चंस पूरे वीडियो के ऐसे थे जो आपको कॉन्सेप्ट बताने में थोड़ा बहुत निकल गया। केवल 15 से 20 मिनट ये ऐसा था जिसमें आपने क्वेश्चन के आंसर सॉल्व किए। तो इसी टाइप से आपको अपनी पेपर में स्पीड बना के रखनी है, मेंटेन करके रखनी है। और जो भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि कैलकुलेटिव है, थोड़ा लॉन्ग है, तो उसको स्किप कर देना है, उसको बाद में देखना है, क्योंकि आपको सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पेपर फुल अटैम्प्ट करना है। 125 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में अटैम्प्ट करने हैं। इसमें से आप अगर 80 से 85 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेते हैं सही, तो यही आपके सिलेक्शन को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले किसी टॉपिक के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए,
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय, थैंक यू।